ठीक है। तो कोई भी मीडियम अगर दो प्लेन सरफेसेस से बाउंड होता है, ठीक है, एट सम एंगल, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, मीडियम को हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस से किसी मीडियम को हम बाउंड कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि अगर ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन सरफेसेस से अगर दो अगर हम मीडियम बाउंड कर रहे हैं तो ये प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, मैंने साइड व्यू दिखाया है इस प्रिज्म का, लेकिन इसको समझना है। ये जो प्रिज्म है ये कहलाएगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसका फेस ट्रायंगुलर शेप का है। 3D में जो ये प्रिज्म है वो कुछ इस टाइप का होगा, तुम इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो प्रिज्म का काम क्या होता है? तो प्रिज्म हम यूज करते हैं लाइट रेज को बेंड करने के लिए। ये तुम बोलो वो तो एक ही सरफेस से हो जाता है। लेकिन हम पूरा मीडियम तो यहाँ पर नहीं बना सकते ना। तो तुम्हारे पास अगर कोई लाइट रे ऐसे लेजर लाइट रे इस तरह से है, तुम चाहते हो उसको किसी एंगल से बेंड कर, ठीक है, तो हम बेंड करने के लिए प्रिज्म यूज करते हैं। ठीक है, और प्रिज्म में होता यही है कि प्रिज्म में दो प्लेन सरफेसेस होते हैं और उनके बीच में कुछ एंगल होता है। ठीक है, अगर प्रिज्म का प्रिज्म ये भी एक प्रिज्म कहलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी प्रिज्म का एक फेस ऐसा भी हो सकता है, एक क्वाड्रिलैटरल टाइप का, और अलग अलग शेप का भी प्रिज्म हम बना सकते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसका फेस ट्रायंगल की शेप का होगा। ठीक है, और इसमें से ठीक है, अगर हम लाइट रे को इस प्रिज्म को यूज करके बेंड करना चाहते हैं तो लाइट रे एक सरफेस पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, और फिर से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करने का मतलब है फिर से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट रे यूं ऐसे बेंड करेगी। ठीक है, तो वो दोनों सरफेसेस जिन पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इमर्ज हो रही है, ठीक है, ये दोनों सरफेसेस जो है यही प्रिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो तीसरा सरफेस है इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो गई नहीं है। ठीक है, तो प्रिज्म को कैरेक्टराइज करने के लिए हम प्रिज्म के बारे में दो चीजें बताते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए हम बताते हैं कि इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो एंगल कहलाएगा, उन दोनों सरफेसेस के बीच में एंगल कहलाएगा जिन पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्ट इमर्ज कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज जो तुम्हें प्रिज्म के बारे में बताने की जरूरत है वो उस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किस मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है, और प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। ठीक है, तो तुम्हें प्रिज्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि तुम सोच रहे हो कि अगर तीसरी जो साइड है वो अगर ऐसी हो जाए, ठीक है, वो अगर ऐसी हो जाए, ठीक है, वो अगर ऐसी हो जाए, ये तीनों केसेस लाइट के लिए सेम नहीं है। कि लाइट के लिए तीनों प्रिज्म सेम ही होंगे। कि मैं इसके फ्रंट फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, इन तीनों केसेस में लाइट ना सेम अमाउंट से डेविएट करेगी। ठीक है, अगर ये एंगल सेम है तो ये सेम प्रिज्म भी कहलाएगा। इसके लिए हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तुम बोलोगे हम अगर इन दोनों सरफेसेस को यूज करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए तो वो दूसरा प्रिज्म होगा, और उसको तुम्हें अलग से तुम उस प्रिज्म को यू ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके लिए प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म बताने का मतलब है कि तुम्हें ये भी बताया गया कि किन दोनों सरफेसेस को हम
यूज कर रहे हैं लाइट रे को बेंड करने के लिए। ठीक है, लाइट रे को बेंड करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। कई बार हमें जरूरत पड़ेगी कि हम लाइट रे को बेंड करके उसका पाथ चेंज करें फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया है जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू a है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है, तो ऐसे प्रिज्म को अगर हम यूज करते हैं तो इस प्रिज्म को यूज करके हम किसी भी लाइट रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट रे को कितने एंगल से हम बेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि ये जो प्रिज्म है ना, इसको तुम 3D में ही इमेजिन करोगे। ठीक है, लेकिन मैं इसका फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी तुम समझ रहे हो कि इसके लेफ्ट साइड वाले फेस पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही, फिर इधर जा रही है लेकर और यहाँ से वापस निकल रही है बाहर। ठीक है, ठीक है, हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो बस हमें ये ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें और दो चीजें हैं कि इक्विलैटरल प्रिज्म क्या होता है। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होती है। आइसोसेलेस प्रिज्म ये होता है जिसका बेस जो है ना, बेस नहीं, जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग साइड्स ये दोनों इक्वल हो जाए, तो बाकी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और ज्यादातर केसेस में हमें आइसोसेलेस प्रिज्म ही दिया जाएगा। तो अगर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता है और ये भी पता है कि वो आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो बाकी दोनों एंगल्स भी हमें पता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस प्रिज्म के एक सरफेस पर अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो ये प्रिज्म उस लाइट रे को कितने एंगल से बेंड करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले प्रिज्म को थोड़ा मैं और बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि फिगर, ठीक है, ड्रॉ करने में आसानी। ये हमारा प्रिज्म, ठीक है, ओके, ठीक है। लेट अस कॉल एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर है A, और हम इस प्रिज्म के एक सरफेस पर लाइट रे को किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यूं इस तरह से लाइट रे को इंसिडेंट कर दिया। ठीक, ऐसे इंसिडेंट कर सकते हैं, ऐसे कैसे भी इंसिडेंट कर सकते हैं। मान लो किसी जनरल एंगल पर प्रिज्म को यूं इस तरह से, प्रिज्म को यूं इस तरह से इंसिडेंट कर दिया, प्रिज्म के ऊपर लाइट रे को यूं इस तरह से इंसिडेंट कर दिया। क्या होगा, क्या होगा? पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्मल को किसी अलग कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। रेयर से डेंसर में जाते हैं। ठीक है, रेयर से डेंसर में जाने पर लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो लाइट रे लेटेस्ट से कुछ यूं हो गई। ठीक है, लाइट रे इस तरह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने के बाद लाइट रे दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट होगी। अब फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक, किस डायरेक्शन में? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने किसी भी जनरल डायरेक्शन में लाइट रे को इंसिडेंट करा है और एक एक करके दोनों सरफेसेस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। ठीक, अब लाइट रे क्या करेगी ना, फिर से दोबारा
रिफ्रैक्ट होगी, और इस बार इसकी नेचुरल डायरेक्शन तो ये थी, ठीक है, नेचुरल डायरेक्शन तो ऐसे थी कुछ, लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेटर से कुछ ऐसे, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पर, तुम देख सकते हो यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो लाइट रे की डायरेक्शन है ये, इसके कंपैरिजन में जो फाइनल डायरेक्शन है ये किसी एंगल से बेंड करके, यही एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें क्या क्या चीजें गिवन है, प्रिज्म के बारे में सारी चीजें बता दी गई हैं, और कितने एंगल पर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं वो भी बता दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको आई लिखते हैं, ये लिख देते हैं R1, ठीक है। और दूसरे सरफेस पर जो लाइट से इंसिडेंट हो गई है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि लाइट से यूं ट्रेवल कर रही है। ये तो यहाँ पे हमें आई लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इंटेंशनली इस एंगल को, प्रिज्म के अंदर जो एंगल्स हैं, इसको लिख रहा हूँ R2, इसको लिख रहा हूँ R2, ठीक है। और ये जो फाइनल एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोल सकते हैं, या तो मैं इसको इसको I1 I2 लिख देता हूँ, या तो इसको कई जगह पर एंगल ऑफ इमर्जेंस ई से भी डिनोट किया जाता है। इसको R2 और I2 इसलिए लिखा है, तुम सोचो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी तो, क्योंकि लाइट इधर जा रही है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्योंकि लाइट इधर जा रही है। लेकिन प्रिज्म के केस में तुम इस तरह से सोच सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए अगर हम लोग लाइट रे को यूं सेंड करते इधर की तरफ, तो लाइट रे का सेम पाथ लाइट रे उस टाइम में ऐसे जाती, अगर अगर दूसरे फेज से लाइट रे को इंसिडेंट करते ना, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट होता, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता। इसीलिए हम लोग जानबूझ करके, ठीक है, हम इनका नाम रख रहे हैं I1 और ये I2, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अगर इस कंडीशन में पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये I1 है और R2 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, R1 है R2, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने नाम इसका कुछ भी रखा है, लेकिन इस एंगल को, जिस एंगल से दूसरे सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही उसको I2 बोला है, जिस एंगल पर दूसरे सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही उसको R2 बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा कहना है, हमारा हमारा पर्पस ये है कि हम इस लाइट रे में टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, I1 हमें बता दिया गया और कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन I1 पता है तो R1 भी पता है, ठीक है। और R1 पता है तो R2 पता है क्या, हमें R2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। और R2 निकालेंगे तो I2 भी पता चल जाएगा, I1 I2 R1 R2 जब सारे पता चल जाएंगे तो फिर डेविएशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो पहले डेविएशन सोचो, इस प्रिज्म के लिए टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी। दो तरीका है कैलकुलेट करने का, एक तरीका तो ये है कि तुम डायरेक्टली यहाँ से लाइट रेस को एक्सटेंड करो, इंसिडेंट लाइट रे को एक्सटेंड करो कुछ इस तरह से, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे बनी हुई है, ये एंगल पता लगाओ, इस एंगल का, ये एंगल कितना है पता लगाओ। कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ से ना ज्यादा एंगल ऑफ डिवीजन का मतलब है, इन दोनों का कलर हम चेंज कर दें क्या, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा रफ में बनाता हूँ, तो ये वाला फिगर मैं खराब नहीं करना चाहता, इसको 1 मिनट में
एंगल ऑफ डेविएशन में कैलकुलेट कर लेता हूँ। इन दोनों लाइट रेस को थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, ये जो लाइट रे है तो कुछ ऐसे है, दिख रहा है सबको। अब बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला एंगल है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, ये फाइनल डायरेक्शन है, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन बोले ये है। और और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी से हम बोलेंगे ये एक्सटर्नल एंगल होता है, ये हमेशा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है ना वो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो पहले ये वाला एंगल देखना पड़ेगा और ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके इसको हम लिख देते हैं डेल्टा 1, इसको लिख देते हैं डेल्टा 2। तो डेल्टा की वैल्यू जो होगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगी। ठीक है, और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी जरा सोच करके बताओ। ये टोटल एंगल I1 है और ये वाला एंगल R1 है ना, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल ये I1 के इक्वल है, और इसमें से R1 हटा दो तो डेल्टा 1 की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस R1। ठीक है, I1 माइनस R1, और लाइकवाइज डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल एंगल I2 है और इसमें से R2 हटा दो, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस R2। तो टोटल डेविएशन की वैल्यू हम लिखेंगे कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू लिखेंगे कितनी, डेल्टा इक्वल्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ठीक है, इक्वल्स I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। फिर I1 I2 को ऐड करो और उसमें से R1 R2 को हटा दो, ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय दिस लाइट रे होगा। ठीक, अगर हमें ये सारे एंगल्स पता है तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन भी पता है। ठीक, I1 की वैल्यू तो बता दी गई है, बाकी सारे एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिज्म के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका था एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का कि मान लो कोई लाइट रे ऐसे जा रही है सीधी, लाइट रे यूं जा रही है, किसी सरफेस की वजह से वो मान लो 10 डिग्री से डेविएट हो गई, ये एंगल मान लो 10 डिग्री है। ठीक है, फिर लाइट रे आगे जा रही है, दोबारा लाइट रे सेम सेंस में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से वो डेविएट हो गई, कितने एंगल से, इस बार मान लो 20 डिग्री से। पूछा जाएगा टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो ऑटोमेटिकली 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री 30 डिग्री ही होगा। ठीक, जहां जहां पर डेविएशन हुआ, कितना डेविएशन हुआ ऐड कर दो, टोटल डेविएशन का मतलब होगा सारे डेविएशंस को ऐड कर दो, अगर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर ऑपोजिट में होते तो सब्ट्रैक्ट करते, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों डेविएशंस को ऐड कर दो। तो प्रिज्म में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले लाइट है ना यहाँ पर डिविएट कर रही है, यहाँ पर बेंड कर रही है, कितना एंगल ऑफ डेविएशन पहली बार कितना है वो भी तुम देख के बता सकते हो, वो ये वाला एंगल है। इनिशियल डायरेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन ये है, फाइनल डायरेक्शन ये है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये है डेल्टा 1। ठीक, उसके बाद लाइट यूं जा रही है, अब फिर से एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस बार कितना है उसके लिए तुम्हें इस लाइट रे को यूं हटा करके इसको मुझे हटाना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा इस तरह से। ये जो सेकेंड ये वाली जो डायरेक्शन है ना इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे है एक्चुअल डायरेक्शन इसकी। ठीक, इसको देखो अच्छे से, ये लाइट रे एक्चुअली तो यूं जा रही थी, ठीक, लाइट रे एक्चुअली तो यूं जा रही थी, इस तरह से जा रही थी, लेकिन ये बेंड हो गई इधर की तरफ। कितने एंगल से बेंड हुई है देखो जरा, ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा 2। पहली बार लाइट रे डेल्टा 1 से बेंड हुई और दूसरी बार लाइट रे डेल्टा 2 से बेंड हुई। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है वो अभी कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू है I1 माइनस R1, यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ नहीं तो फिगर अनक्लियर। और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है, ठीक, ये टोटल एंगल I2 है और इसमें से तुम R2 अगर निकाल दोगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी
डेल्टा टू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टू की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस R2। ठीक है, इन दोनों नॉर्मल लाइंस को मैं मिला ही देता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ रही है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें ये R1 प्लस R2 भी निकालना है और I1 प्लस I2 भी पता करना है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। R1 प्लस R2 की वैल्यू सोचते हैं कितनी होगी। तो किसी भी प्रिज्म के लिए R1 प्लस R2 की वैल्यू मैं अभी तुम्हें प्रूव करने जा रहा हूँ 1 मिनट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रिज्म के लिए, ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि किसी भी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 है, इनका सम हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। कैसे होगा तो वो अभी बताता हूँ। इस एंगल को B मान लो। ठीक है, सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में एंगल B प्लस R1 प्लस R2 ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि R1 प्लस R2 ठीक है प्लस B, ये वैल्यू है 180 डिग्री के इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइंस नॉर्मल है इन प्रिज्म के सरफेसेस पर, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है। तो अगर हम इस क्वाड्रिलैटरल को देखें, इस क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलैटरल में दो एंगल्स तो 90-90 ही है, तो इनका सम तो 180 हो गया। तो टोटल सम 360 डिग्री के इक्वल होने के लिए एंगल ए और एंगल बी, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। गलत कह रहा हूं कि फिर से सुन लो, मैंने पहला पॉइंट बोला, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब अगर तुम इस क्वाड्रिलैटरल को देखते हो, तो इस क्वाड्रिलैटरल में दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो बाकी जो दो बचे एंगल्स है ना, उनका सम 180 होना ही पड़ेगा, तभी टोटल सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू वो 180 डिग्री की इक्वल होनी पड़ेगी। ठीक है, या तो तुम इधर लिखते 90 प्लस 90 और इधर लिखते 360 डिग्री, तो वो एक ही बात थी। और ये दो इक्वेशन जैसे ही हम लिखेंगे ना, तो तुम श्योर होकर के बता सकते हो कि R1 R2 में जब B ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है, और A में जब B ऐड करते हैं तो भी 180 डिग्री होता है। इसका मतलब R1 प्लस R2, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम बोल सकते हैं कि R1 और R2 की वैल्यू बिल्कुल A के इक्वल होगी। ये एंगल और इन दोनों का सम हमेशा किसी भी प्रिज्म पे सेम होगा। तो अगर R1 पता है तो R2 पता है, R2 पता है तो R1 पता है। ठीक है, R1 प्लस R2 की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी प्रिज्म में R1 और R2 की वैल्यू हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होती है। ठीक है, तो डेविएशन की वैल्यू अब हम लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके I1 प्लस I2 माइनस A के इक्वल होगी। ठीक है, ठीक, यहाँ तक तो पहुंच गए। A हमें गिवन है, I1 गिवन है, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पता चल जाएगी अगर I2 हम कैलकुलेट करें। यानी I2 अभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी तक इतना तो तुम समझ चुके हो कि मैथमेटिकली अगर I1 गिवन है तो स्नेल्स लॉ से R1 पता चल गया, R1 पता चल गया तो A माइनस R1, R2 की वैल्यू पता चल गई, और R2 की वैल्यू पता चल गई तो स्नेल्स लॉ से I2 की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, तो I1 अगर पता है तो उस I1 के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक I2 होगा। ठीक है, I1 के करस्पॉन्डिंग यूनिक I2 होगा, और हम उसको पुट करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आता है, और
डेविएशन एज अ फंक्शन ऑफ I1 पता चल जाता है। ठीक है, अलग अलग I1 के लिए ऑब्वियसली अलग अलग डेविएशन आएगा। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दे दी गई है तो ये प्रिज्म उस इंसिडेंट लाइट रे को कितने एंगल से बेंड करेगा वो I1 को देख करके हम कंप्लीटली बता सकते हैं। ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, वो तुम्हारा असाइनमेंट है, तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, I1 को यूज करके I2 कैलकुलेट करना और यहाँ पे पुट करना, तो तुम्हें I1 सॉरी डेविएशन का कंप्लीट एक्सप्रेशन पता चलेगा। लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ थोड़ी देर के लिए कि डेविएशन कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ डेविएशन कैसे वैरी कर रहा होगा। क्या हम बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे हुए डेविएशन I1 के साथ डेविएशन कैसे वैरी कर रहा होगा बता सकते हैं? ठीक, मेरा कहना है कि I1 अगर हम स्टार्टिंग में I1 को बिल्कुल 0 रखते हैं, ठीक, I1 मान लो 0 है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो गई, नॉर्मली यहाँ पे आ गई, ठीक है, फिर अवे फ्रॉम नाउ कुछ ऐसे बेंड हो गई, कि डेविएशन की कुछ वैल्यू आएगी। अब धीरे धीरे हम ना, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे, तो डेविएशन कैसे चेंज करेगा? डेविएशन हमेशा इंक्रीज करेगा, डेविएशन हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, क्या लगता है? तो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों सरफेसेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ना 0 डिग्री से स्टार्ट करना और क्लास के जस्ट बाद थोड़ा सोचना तो कि 0 डिग्री पर कुछ डेविएशन है। अब इसके बाद जैसे ही एंगल को थोड़ा भी बढ़ाएंगे, तो पहले पे तो अभी डेविएशन 0 है, जो भी डेविएशन आएगा दूसरे सरफेस की वजह से आएगा। अगर हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो उस केस में डेविएशन की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये तुम देखोगे जैसे जैसे 0 से एंगल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, पहले वाले सरफेस पे डेविएशन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आई बढ़ाएंगे तो डेविएशन पहले तो 0 है, आई भी 0 है, आर भी 0 है, तो आई माइनस आर पहले I1 माइनस R1 ये 0 होगा, तो डेविएशन 0 होगा पहले सरफेस पे, और दूसरे सरफेस पे I2 माइनस R2 वो डेविएशन होगा कुछ। ठीक है, जैसे जैसे हम I1 बढ़ाएंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन डेल्टा 2 की वैल्यू ठीक है ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी तो वो तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो साइनसॉइडल साइन फंक्शन से रिलेटेड है, तो तुम थोड़ा इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि डेल्टा 1 कम इंक्रीज होगा, डेल्टा 2 ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो टोटल डिविएशन जो है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। इसके बाद क्या होगा, क्या हम बढ़ाते रहेंगे हमेशा, क्या हम हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहेंगे और डेविएशन हमेशा डिक्रीज करेगा? ऐसा नहीं होगा। पहले स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के साथ साथ लाइट रे में जो डेविएशन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर इस तरह से लाइट रे को ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो डेविएशन है ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, फिर डेविएशन थोड़ा कम होने लगता है, डेविएशन कम होने लगता है, और फिर जब एंगल बहुत ज्यादा बढ़ाने लगते हैं तो फिर डेविएशन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो डेविएशन का जो वेरिएशन है, ठीक है, फंक्शन देख करके भी बता सकते हैं। एक और मेरे पास सिंपल सी, ठीक है, टेक्निक है, सिंपल सा लॉजिक है जिसको यूज करके हम लोग यहाँ पर भी बिना फंक्शन लिखे हुए प्रिज्म को देख करके श्योर होकर के बोल सकते हैं कि डेविएशन का जो वेरिएशन होगा ना वो 100% डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, गेस करना आसान नहीं है, ठीक है, 100% कुछ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ही होगा, कुछ इस टाइप का हो। ठीक, ये वाई एक्सिस पे मैं डेविएशन प्लॉट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली डेविएशन इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक्स एक्सिस पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लॉट कर रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब I1, ठीक है, I1 के साथ डिवीजन की वैल्यू हमेशा, मतलब I1 के साथ डिवीजन जो है ना पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। अब इसको मैं थोड़ा इंट्यूटिवली तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा होगा। अगर हमारे पास मान लो कोई प्रिज्म यूं इस तरह से दिया गया है, ठीक है, प्रिज्म इस तरह से दिया गया है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो, ठीक है, हम 0 डिग्री पर इंसिडेंट करते हैं और इस टाइम में जो डेविएशन है उसकी वैल्यू आती है, इस टाइम में जो डेविएशन है इसकी वैल्यू लेट अस से 60 डिग्री आती है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू 60 डिग्री आती है।
नहीं, एंगल ऑफ डिविएशन में गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा वो हम, ठीक है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेट अस से एंगल ऑफ ये दोनों एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू ना, ये मान लो 60 डिग्री है, हम 0 डिग्री से इंसिडेंट कराते हैं और दूसरे सरफेस पर लाइट 60 डिग्री पर एग्जिट करती है। तो इस टाइम में एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कुछ होगी। लेट अस से एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू इस टाइम में, एंगल ऑफ जब I1 की वैल्यू 0 है तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू मान लो, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, मान लो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है, अज्यूम करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन कैसे बढ़ेगी, उसको छोड़ो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 डिग्री कर देते हैं तो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। छोड़ो एंगल ऑफ डिविएशन, छोड़ो, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा। ऑब्वियस है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हम कह सकते हैं कि लाइट को 0 पर इंसिडेंट किया तो 60 पर बाहर निकल लिया। अगर हम लाइट को 60 डिग्री पर इंसिडेंट कराते तो रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो 100% 0 डिग्री से एग्जिट करती। कि मतलब अगर हम लाइट रे को 60 डिग्री पर एग्जिट ऐसे करके इंसिडेंट कराते, ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो लाइट रे ना बिल्कुल 0 डिग्री पर एग्जिट करती, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, 0 डिग्री, और हमें पता है डेविएशन की वैल्यू I1 प्लस I2, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो फिक्स है। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैसे चेंज करेगी, वो भी सेम रहेगी। इसका मतलब है जो भी एंगल ऑफ डेविएशन 0 पर आ रहा है वही एंगल 60 डिग्री, वही डेविएशन 60 डिग्री पर आ रहा है। अब तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर एंगल ऑफ ये 0 प्लस 60, अगर एंगल ऑफ डेविएशन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री आता है तो वही एंगल ऑफ डेविएशन ना, ठीक है, एंगल 10 डिग्री पर मान लो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कुछ भी आ गई, मान लो 10 डिग्री पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ठीक है 30 डिग्री, उस टाइम में कुछ डेविएशन होगा तो 30 डिग्री पर भी डेविएशन की वैल्यू सेम आएगी, कि 30 डिग्री पर डेविएशन की वैल्यू सेम आएगी। अगर 10 डिग्री पर एंगल ऑफ इमरजेंस 30 डिग्री है तो 30 डिग्री जब एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस 10 डिग्री होगा, लेकिन डेविएशन सेम रहेगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर देखो जो भी डेविएशन, ठीक है, जो भी डेविएशन यहाँ पर ये मान लो 40 डिग्री है डेविएशन, जो भी डेविएशन, ठीक है, 10 पर आया है वही डेविएशन एक बार, ठीक है, ऐसे 30 पर आएगा, ठीक है। जो भी डेविएशन 20 डिग्री पर आया है वही डेविएशन, ठीक है, वो कुछ 25 डिग्री ऐसे आएगा। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सेम डेविएशन आने का मतलब है, ठीक है, कि दो ऐसे एंगल्स होंगे जिन पर की एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम होगी, और उसमें से पहला एंगल जो है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा एंगल एंगल ऑफ इमरजेंस होगा इस टाइम में। जब I1 की वैल्यू 10 है तो उस टाइम में एंगल ऑफ इमरजेंस मान लो 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, चलो, ठीक है। तो इस टाइम में एंगल ऑफ इमरजेंस 50 डिग्री है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस 10 डिग्री होगा, लेकिन डेविएशन सेम रहेगा। इससे यही पता चलता है कि ग्राफ जो है ना वो कुछ इसी टाइप का होगा। डेविएशन की वैल्यू पहले डिक्रीज होती है, बाद में डेविएशन की वैल्यू वही वैल्यूज आ रही होंगी जो कि पहले के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन की वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो उसके लिए एक ही पॉसिबल ग्राफ है, वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, अब इतना डिस्कस करने के बाद यहाँ पर बस मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि ग्राफ की जो शेप, मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ। अब थ्योरी
के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं बचा है। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पर डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, जहां पर डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होगी, और ये जो एंगल, ये जो डेविएशन है इसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये वो वैल्यू है जो कि मिनिमम पॉसिबल डेविएशन है प्रिज्म की वजह से। इसके अलावा किसी भी एंगल पर तुम इंसिडेंट करोगे तो डेविएशन की वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, और इस टाइम में जो I1, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस टाइम में, ठीक, उसको हम लिख देते हैं I। तो उतना टाइम नहीं है मैथमेटिकली ये प्रूव करने का, तुम लोग ट्राई कर सकते हो डिफरेंशिएशन से कि डेविएशन की वैल्यू कब मिनिमम आएगी। तो तुम्हें कंप्लीट एक्सप्रेशन डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ I1 है, तो किस एंगल के लिए डेविएशन मिनिमम होगा, तो d डेल्टा अपॉन d I1 कैलकुलेट करो, उसको 0 से इक्वेट करोगे तो तुम्हें I1 की वैल्यू पता चलेगी। और मैं वो यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि एट मिनिमम डेविएशन ना, और थोड़ा इंट्यूटिवली भी गेस करने की कोशिश करोगे कि मिनिमम डेविएशन तभी आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसको थोड़ा सोचना जा करके। ठीक है, एट मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो गए तो इसको हम I लिख सकते हैं। अगर I1 I2 सेम हो गए तो R1 R2 भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस है। और अगर R1 R2 सेम हो गए तो हम बोलेंगे R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो तो A के इक्वल है, तो R की जो वैल्यू है वो A/2 के इक्वल हो जाएगी। R मतलब कौन सा एंगल, वो एंगल, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब लाइट रे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सफर कर रही है। अरे ये A की इक्वल होगी तो ये R की वैल्यू A/2। ठीक है, अब इसके बाद फिर डेल्टा की वैल्यू हम लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस A के इक्वल है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या लिखेंगे, ये 2I हो जाएगा माइनस A। तो I की वैल्यू इसमें आ जाएगी क्या, डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2। ठीक है, तो I की वैल्यू, ये वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है, वो ये वो एंगल ऑफ डेविएशन है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी वो हम एक स्टेप में लिख सकते हैं। मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है स्नेल्स लॉ से साइन I अपॉन साइन R, और I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यू है डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2, और R की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं A अपॉन 2। तो तुम देख सकते हो कि प्रिज्म अगर हमें गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म तो डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता सकते हैं अगर हम उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करें, और ये एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। यूजुअली हमें जो प्रिज्म दिया जाता है ना, हमें डायरेक्टली पता नहीं होता है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। एक तरीका है कि स्नेल्स लॉ से तुम एक ही सरफेस पर इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल देखो, उससे उसके अलावा दूसरा तरीका ये है, और ये ज्यादा, ठीक है, सुइटेबल तरीका होगा कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा करके देखते जाते हैं किस टाइम में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो गए। ठीक है, और किस टाइम में हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम आ रहा है। ठीक, वो उसी टाइम में आता है जब इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल इंसिडेंट एंगल इमर्जेंस एंगल सेम हो गए हैं, और उस टाइम में मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू नोट कर लेते हैं। जैसे डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पता चल गई, मान लो 40 डिग्री है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ए की वैल्यू पता है, डेल्टा की वैल्यू पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन अभी शाम में करते हैं। थैंक यू एवरीवन।